नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने भारतीय समाज पर कह सकते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ी। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले की ऐतिहासिक किताब गुलामगिरी की। बिल्कुल। ये किताब असल में तो 1872 में मराठी में छपी थी। अच्छा। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो डॉक्टर विमल कीर्ति जी के संपादित हिंदी अनुवाद पर आधारित है, वाणी प्रकाशन वाला संस्करण। तो मतलब हमारी जानकारी का आधार वही है। ठीक है। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसे भारत में जो जाति व्यवस्था है और जिसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व कहा जाता है, मतलब समाज, धर्म, ज्ञान पर ब्राह्मणों का एक तरह का कंट्रोल, उसके खिलाफ एक घोषणा पत्र जैसा माना जाता है। हाँ, कुछ स्रोत तो इसकी तुलना कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से भी करते हैं, शूद्रों और अतिशूद्रों के हक की आवाज उठाने के मामले में। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि फुले ने ये किताब समर्पित किसे की है। हाँ, ये वाकई अनोखी बात है। उन्होंने इसे अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने वहाँ नीग्रो लोगों की गुलामी खत्म करने में मतलब बिना किसी स्वार्थ के काम किया था। अच्छा। हाँ, फुले को उम्मीद थी कि शायद यहाँ भारत में लोग इससे कुछ सीखें और अपने शूद्र भाइयों को, जिसे वो ब्राह्मणवादी गुलामी कहते थे, उससे आजाद कराएं। और किताब का लिखने का तरीका भी अलग है, सीधी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो लोगों के बीच बातचीत है, ज्योतिराव और धोंडीराव, संवाद शैली जिसे कहते हैं। हाँ। और इसमें वो पुरानी कथाओं, समाज के उस वक्त के ढांचे और अपने समय के जो मुद्दे थे उन पर बहस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर गुलामगिरी की जो मुख्य बातें हैं, फुले के जो तर्क हैं और जो जरूरी फैक्ट्स हैं, उन्हें सरल हिंदी में सामने रखें। हाँ, मकसद यही है कि फुले क्या कहना चाह रहे थे उसका सार पकड़ में आ जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। किताब की जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि फुले के अनुसार ब्राह्मण भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं। हाँ। उनका मानना था कि ये लोग तो करीब 3000 साल पहले बाहर से आए थे, आर्य हमलावर, जिन्होंने यहाँ के असली बाशिंदों को हराया और अपना राज जमा लिया। और फुले इन मूल निवासियों को शूद्र और अतिशूद्र कहते हैं। हाँ। और फुले इस पे बहुत जोर देते हैं कि ये जो कब्जा हुआ ये सिर्फ मतलब लड़ाई झगड़े या ताकत से नहीं हुआ। अच्छा। इसमें एक चालाकी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मनगढ़ंत पौराणिक कहानियां बनाई, ये जाति व्यवस्था जैसा जो ढांचा है वो खड़ा किया और मनुस्मृति जैसे वो बहुत सख्त और क्रूर कानून बनाए। ये सब इसलिए ताकि यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें हमेशा के लिए दिमागी और सामाजिक तौर पर गुलाम बनाकर रखा जा सके। हाँ, और स्रोत परशुराम का भी जिक्र करते हैं इसी सिलसिले में। हाँ, परशुराम के बारे में जो कहानियां हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, फुले उसे भी ब्राह्मणों की हिंसा और क्रूरता के एक उदाहरण की तरह पेश करते हैं। और जो शूद्रों और अतिशूद्रों की हालत थी, खासकर पेशवा राज के समय, हाँ, महाराष्ट्र में, फुले उसकी तुलना सीधे अमेरिका के नीग्रो गुलामों से करते हैं। ये तो बहुत गंभीर तुलना है। बिल्कुल। और किताब की प्रस्तावना में होमर का एक कोट भी है। हाँ, पढ़ा मैंने। जिस दिन किसी इंसान को गुलाम बना लिया जाता है उसी दिन उसके आधे अच्छे गुण गायब हो जाते हैं। ये दिखाता है कि गुलामी इंसान की आत्मा को कैसे मार देती है। सही बात है। और देखिए, ये बात सिर्फ फुले नहीं कह रहे थे, स्रोतों में कर्नल जीजे हेली और मीड जैसे अंग्रेज अफसरों के लेखन का भी जिक्र है। अच्छा, अंग्रेज भी ऐसा मानते थे? हाँ, हेली जो सिपाही विद्रोह के समय के थे, उनका मानना था कि भारत में सरकार और शिक्षा का सिस्टम ऐसा है कि कुछ थोड़े से लोग तो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन आम जनता को जानबूझकर जाहिल रखा जाता है ताकि वो पढ़े लिखों पर निर्भर रहें। बिल्कुल। और हेली इसे ब्राह्मणों की पॉलिसी का ही नतीजा मानते थे। कहते थे कि इसने भारत की तरक्की रोक दी। मतलब बाहर के लोग भी देख रहे थे कि सिस्टम में गड़बड़ है। हाँ, और मीड भी ब्राह्मणों की ताकत के गलत इस्तेमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग दुनिया का भला करने वाले नहीं, बल्कि इन्होंने दुनिया की सबसे घिनौनी चीज यानी जाति पाति को बना के रखा है। तो ये दोनों ब्रिटिश नजरिए भी फुले की बात को एक तरह से सपोर्ट करते दिखते हैं। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये बाहरी विचार भी फुले के तर्क से मिलते जुलते थे कि ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी नहीं और उनका दबदबा समाज के लिए ठीक नहीं। अब आते उस हिस्से पर जहाँ फुले धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं की चीर फाड़ करते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। उनका तो साफ कहना था कि वेद, पुराण, मनुस्मृति ये सब भगवान की देन नहीं है। बिल्कुल। वो कहते थे कि ये तो ब्राह्मणों ने खुद अपने फायदे के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए गढ़ी हैं मनगढ़ंत कहानियां। और वो सिर्फ इन्हें नकारते नहीं बल्कि इनका विश्लेषण करते हैं। हाँ, वो इनकी एक बिल्कुल नई मतलब तर्क पर आधारित व्याख्या करते हैं।
ये उनका तरीका था ये दिखाने का कि देखो कैसे धर्म के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। जैसे ब्रह्मा के बारे में वो क्या कहते हैं, हमारे स्रोत क्या बताते हैं? फुले ब्रह्मा की उत्पत्ति पर ही सवाल उठाते हैं, उनका कनेक्शन ईरान से जोड़ते हैं, और ये जो कहानी है कि वर्ण ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए, हाँ, ब्राह्मण मुंह से, एक क्षत्रिय बाहों से। फुले इसका मजाक उड़ाते हैं। किताब में ज्योतिराव और धोंडीराव के बीच बहस होती है इस पर। अच्छा, क्या बहस होती है? वो पूछते हैं, चलो मान लिया ब्रह्मा मुंह से पैदा हुए, तो ब्राह्मणी कहाँ से आई? क्या वो भी मुंह से? और अगर ब्रह्मा के 4 मुंह थे तो फिर हाथ पैर कितने थे? ये तो कोई राक्षस जैसा लगता है। हाँ, सही सवाल है। और फूले ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती के रिश्ते पर भी वो सवाल उठाते हैं, जिसे वो अनैतिक मानते हैं। तो वो इन पवित्र मानी जाने वाली कथाओं के लॉजिक पर ही हमला कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी बुनियाद हिला रहे थे। इसी तरह वो विष्णु के अवतारों को देखते हैं। उनके लिए वो भगवान के अवतार नहीं हैं। तो क्या हैं? चालाक, धोखेबाज, हिंसक ब्राह्मण नेता या हमलावर, जिन्होंने या तो छल से या फिर ताकत से यहाँ के मूल निवासियों को हराया। ये तो एकदम अलग नजरिया है। जैसे कौन-कौन से अवतार? कई का जिक्र है। मत्स्य अवतार के बारे में कहते हैं कि शायद ये मछली जैसी दिखने वाली तेज नावों में बैठकर हमला करने वाले किसी झुंड का लीडर रहा होगा। अच्छा। वरा अवतार को वो हिरण्याक्ष नाम के किसी मूल निवासी राजा को मारने वाला एक जंगली बर्बर नेता बताते हैं। नृसिंह अवतार, जिसने हिरण्यकश्यप को मारा, उसके अजीबोगरीब रूप और तरीके पर भी फूले सवाल उठाते हैं। और वामन अवतार, इस पे शायद ज्यादा जोर है किताब में। हाँ, वामन पर फुले सबसे ज्यादा लिखते हैं। उससे वो 1 नंबर का धोखेबाज और एहसान फरामोश बताते हैं। क्यों? क्या किया था वामन ने फुले के अनुसार? फुले कहते हैं कि उसने छल से बलिराजा नाम के एक बहुत ही नेक, इंसाफ पसंद और लोकप्रिय मूल निवासी राजा को हराया और उसे पाताल लोक भेज दिया। बलिराजा? हाँ, फुले उन्हें शूद्रों अतिशूद्रों का हीरो मानते थे। बिल्कुल। एक न्यायप्रिय राजा। फुले बताते हैं कि बलि राजा इतने अच्छे थे कि लोग आज भी उनके राज के वापस आने की दुआ करते हैं। सच में? आज भी, हाँ। जैसे दशहरे पर शूद्र औरतें कहती हैं, ईड़ा पीड़ा जावो आणी बड़ीचे राज्य ये वो, मतलब सारे दुख दर्द जाएं और बलि का राज आए। भाई दूज पर भी बहनें भाइयों को आशीर्वाद देते हुए बलि राजा को याद करती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आम लोगों के रीति रिवाजों में बलि राजा जिंदा हैं। हाँ, और फुले इसी बात को ब्राह्मणों और शूद्रों के रिवाजों का विरोधाभास दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि जहाँ शूद्र बलि राजा की वापसी चाहते हैं, वहीं ब्राह्मण दशहरे पर बलि की आटे की मूर्ति बनाकर उसे शमी पेड़ की टहनी से फोड़ते हैं, मतलब उसे मारते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है। इनका विश्लेषण करके फुले का असली मकसद क्या था? वो क्या साबित करना चाह रहे थे? मकसद साफ था। वो दिखाना चाहते थे कि कैसे धर्म, भगवान और इन कहानियों का इस्तेमाल करके शूद्रों अतिशूद्रों को दिमागी तौर पर गुलाम बनाया गया। उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि तुम्हारी जो ये बुरी हालत है, ये भगवान की मर्जी है, और ब्राह्मणों का जो राज है वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो इस तरह उनकी शोषण और एक तरह की, क्या कहते हैं, धार्मिक मंजूरी मिल गई। तो ये कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं थी, ये एक तरह का सोशल कंट्रोल का टूल था। बिल्कुल। और ये सिर्फ विचारों की दुनिया में नहीं था, असल जिंदगी में इसका भयानक असर था। किताब जाति व्यवस्था की जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताती है? किताब जमीनी हकीकत का बहुत ही दर्दनाक चित्र खींचती है। छुआछूत का जिक्र है। हाँ। कैसे शूद्रों और अतिशूद्रों के छूने भर से या सिर्फ उनकी परछाई पड़ने से भी ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे। सोचकर भी अजीब लगता है। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता था। एक उदाहरण तो ऐसा है जो स्रोत में मिलता है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? कि कुछ शूद्र जातियों के लोगों को रास्ते पर थूकने तक की मनाही थी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, अगर उन्हें थूकना ही पड़े तो गले में एक मिट्टी की हांडी लटकाकर रखनी पड़ती थी, ताकि उनका थूक जमीन पर न गिरे और कोई ब्राह्मण भ्रष्ट ना हो जाए। ये तो अमानवीयता की हद है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ सामाजिक रिवाज नहीं थे, इन्हें बाकायदा धर्मशास्त्रों से, जैसे मनुस्मृति, कानूनी जामा पहनाया गया था। अच्छा, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है? हाँ, फूले बताते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों और शूद्रों के लिए कानून बिल्कुल अलग और भयानक रूप से नाइंसाफी भरे थे। कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को मार डाले तो उसे बस एक मामूली सा प्रायश्चित करना पड़ता था, जैसे बिल्ली, मेंढक या कौवा मारने पर होता है। बस? हाँ,
लेकिन अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। यानी इंसान की जान की कीमत भी उसकी जाति तय करती थी। हाँ, यही फुले उजागर कर रहे थे। और ये सोवड़े ओवड़े यानी पवित्रता और अपवित्रता का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, हाँ, उसका इस्तेमाल समाज में गहरी खाई खोदने और इस भेदभाव को हमेशा बनाए रखने के लिए किया जाता था। और शायद इसीलिए फुले शिक्षा पर इतना ज्यादा जोर देते थे, ताकि लोग पढ़ लिख कर इन चीजों पर सवाल उठा सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। फुले इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जानबूझकर पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। पुराने धर्मशास्त्रों में साफ लिखा था कि शूद्र वेद सुन भी नहीं सकते, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसके लिए भयानक सजाएं थीं। इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद साफ था कि वो अपनी गुलामी की हालत को कभी समझ ही न पाएं, सवाल न कर सकें और ब्राह्मणों के इस दबदबे को कभी चुनौती न दे सकें। ज्ञान पर ब्राह्मणों का कब्जा उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स था। फूले सिर्फ पुरानी बातों या धर्मग्रंथों तक ही सीमित नहीं रहते, वो अपने समय यानी 19वीं सदी के समाज और यहाँ तक कि ब्रिटिश राज पर भी सवाल उठाते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फुले का तर्क था कि अंग्रेजों के आने से शूद्रों अतिशूद्रों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, ब्राह्मणों का दबदबा अब भी वैसा ही कायम था, बल्कि कुछ मामलों में तो शायद और बढ़ गया था। वो कैसे? अंग्रेज तो जाति पाति नहीं मानते थे, कम से कम कहने को नहीं मानते थे, लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। फुले कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी पुरानी जो पढ़ाई लिखाई की परंपरा थी और अपनी चालाकी, उसका फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने अंग्रेजी राज में भी सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया, खासकर जो निचले लेवल की नौकरशाही थी, जैसे गांव का कुलकर्णी जो सारा हिसाब किताब रखता था। हाँ, पटवारी, तहसीलदार, अदालतों के क्लर्क वगैरह, इन सब पदों पर ज्यादातर ब्राह्मण ही बैठ गए। और फिर इन पदों का इस्तेमाल करके वो शोषण करते रहे। बिल्कुल, वो पहले की तरह ही शूद्रों और अतिशूद्रों का शोषण करते रहे। किताब में कुलकर्णी का बड़ा दिलचस्प जिक्र है। यहाँ उसे बड़ा झगड़ालू और भ्रष्ट बताया गया है। हाँ, फुले कुलकर्णी को एक ऐसे विलन की तरह दिखाते हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा कराने, झूठे केस बनवाने और भोले भाले शूद्र किसानों की जमीन हड़पने की फिराक में रहता है। फुले ये भी बताते हैं कि कैसे ये ब्राह्मण कर्मचारी अक्सर अंग्रेज अफसरों को बेवकूफ बनाते थे, क्योंकि अंग्रेज अफसरों को यहाँ की भाषा, रीति रिवाज तो पता नहीं होते थे। सही बात है। और अदालतों में भी शूद्रों के साथ नाइंसाफी होती थी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो फुले दिखा रहे थे कि कैसे राज बदला, अंग्रेज आए, लेकिन जो पुरानी शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था थी वो नए सिस्टम के अंदर भी मजबूती से बनी रही। और फुले ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति से भी नाखुश थे। ये थोड़ी हैरानी की बात है, अंग्रेजों ने तो आधुनिक शिक्षा शुरू की थी। हाँ, लेकिन फुले का नजरिया यहाँ भी अलग था। वो ब्रिटिश सरकार के शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना करते थे। क्यों? उनका कहना था कि सरकार अपना ज्यादातर पैसा और ध्यान हायर एजुकेशन पर लगा रही है, ऊंची पढ़ाई लिखाई पर। ठीक है। और इसका फायदा कौन उठा रहा था? वही ब्राह्मण और दूसरी ऊंची जाति के लोग, जो पढ़ लिख कर अच्छी सरकारी नौकरियां पा रहे थे। अच्छा। जबकि जो देश की बहुसंख्यक आबादी थी, शूद्र और अतिशूद्र, उनकी जो बुनियादी प्राइमरी शिक्षा थी उसकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? क्यों ये गलत था? फुले इसे सरासर नाइंसाफी मानते थे। वो कहते थे कि सरकार को जो टैक्स मिलता है, जो पैसा आता है, वो तो ज्यादातर किसानों यानी शूद्रों अतिशूद्रों की मेहनत की कमाई से आता है। हाँ, सही है। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के बजाय ऊंची जातियों के लोगों की महंगी पढ़ाई पर खर्च किया जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? तो उनका सुझाव क्या था? सरकार को क्या करना चाहिए था? फुले का सुझाव बहुत साफ और प्रैक्टिकल था। वो चाहते थे कि सरकार हर गांव में शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों के लिए स्कूल खोले। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेच था। फुले कहते थे कि इन स्कूलों में टीचर ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्यों? उनका मानना था कि ब्राह्मण टीचर शूद्र बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे ही नहीं, उन्हें डिस्करेज करेंगे, उनके मन में हीन भावना भरेंगे। तो फिर कौन पढ़ाएगा? वो चाहते थे कि शूद्र समाज के ही जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग देकर टीचर बनाया जाए। वही अपने लोगों का दर्द समझ सकते हैं और उन्हें सही शिक्षा दे सकते हैं।
और नौकरियों में भी आरक्षण जैसी बात की। हाँ, उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी शूद्रों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए सही हिस्सेदारी यानी प्रतिनिधित्व की मांग की। और भूले को खुद भी शायद इस सिस्टम से टकराना पड़ा होगा, अपने काम को लोगों तक पहुंचाने में दिक्कतें आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि फुले ने अपने कुछ निजी अनुभव भी बताए हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों के पाखंड पर एक नाटक लिखा था, लेकिन दक्षिणा प्राइज कमेटी थी जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण थे, उसने उस नाटक को इनाम देने से ही मना कर दिया। अरे इसी तरह उनकी एक और किताब थी ब्राह्मणांचे कसब, मतलब ब्राह्मणों की चालाकी। शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों ने, जो खुद ब्राह्मण थे, उसे खरीदने से ही इनकार कर दिया क्योंकि उसमें उनकी आलोचना थी। मतलब पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ थी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम उनके विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब जानने के बाद इस किताब का निचोड़ क्या है? गुलामीगिरी सिर्फ समस्याओं का रोना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ शोषण की दास्तान नहीं है। ये शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए एक सीधी ललकार है, एक कॉल टू एक्शन है। फुले उनसे कह रहे हैं कि जागो, ब्राह्मणों ने जो ये भ्रम का जाल बुना है, जो दिमागी गुलामी तुम पर थोपी है, उसे पहचानो और अपनी आजादी के लिए लड़ो। जैसे अमेरिका में हुआ था। हाँ, वो फिर से अमेरिका के दास्ता विरोधी आंदोलन का उदाहरण देते हैं कि जैसे वहां लोग अपनी आजादी के लिए लड़े, वैसे ही यहाँ भी लड़ना होगा। तो ये एक तरह से सामाजिक क्रांति का आह्वान था। हाँ, आप इसे सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र कह सकते हैं। ये किताब ज्ञान, शिक्षा और आत्मसम्मान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बताती है। हमारे स्रोत में शरद यादव जी ने डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों का हवाला दिया है, जो फुले के मकसद को बयान करते हैं, हर मनुष्य को आज़ादी दिलाना और जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना। तो ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने का सपना और उसका रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल। किताब में फुले शूद्रों को एक और सलाह भी देते हैं, शायद थोड़ी चेतावनी जैसी। हाँ, वो शूद्रों से कहते हैं कि देखो भाई, जो लोग तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी आजादी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई और, उनके एहसानमंद रहो, उनका साथ दो। क्यों ये कहना पड़ा उन्हें? वो आगाह करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जैसा अमेरिका में हुआ था कि कुछ गुलामों ने आजादी दिलाने वालों का ही विरोध करना शुरू कर दिया था। फुले कहते हैं कि ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपने मददगारों के ही खिलाफ मत खड़े हो जाना। ये भी एक जरूरी बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी जो 1872 में आई, वो ब्राह्मणवादी दबदबे, जाति की नाइंसाफी और धार्मिक पाखंड पर एक बहुत ही जबरदस्त, तर्क से भरी और ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित चोट करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पौराणिक कथाओं को नकारती नहीं, बल्कि उन्हें समाज और इतिहास के नजरिए से दोबारा पढ़ती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे इन कहानियों का इस्तेमाल लोगों पर राज करने के लिए किया गया। और सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी बात, ये किताब शिक्षा और ज्ञान को शूद्रों, अतिशूद्रों के हजारों साल की गुलामी से निकलने का एकमात्र सबसे अहम रास्ता बताती है। ज्योतिराव फूले तो 1890 में नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके विचार और गुलामगिरी जैसी उनकी किताबें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, खासकर जब भारत में सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई की बात होती है। इसमें कोई शक नहीं, उनके उठाए सवाल आज भी जिंदा है और शायद पहले से ज्यादा जरूरी भी। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। गुलामीगिरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इतिहास को लिखने का तरीका, पुरानी कहानियां, धार्मिक बातें, मिथक, ये सब समाज में ताकत के रिश्तों को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। आज हम जानकारी के, सूचना के, डेटा के युग में जी रहे हैं। ऐसे में ज्ञान तक हमारी पहुंच और सबसे बढ़कर चीजों पर सवाल उठाने की हमारी आदत, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो हमारी अपनी और समाज की आज़ादी के लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।